जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे निकालते हैं और पूरा उसकी थ्योरी हमने पढ़ी थी। अब आगे मजीद चलेंगे और एक स्टेप आगे चल के अब हम देखेंगे कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करने के लिए कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मालूम करना है। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रोड, तरीका वही है बेटा, एक इलेक्ट्रोड हमने कॉपर का लिया जिसका मालूम करना है, दूसरा इलेक्ट्रोड हमने शी लिया है, शी। अच्छा, यहां पर आपको पीटी लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप इस पीटी को भूल जाइए, ये शी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, याद रखिएगा। ठीक है, कॉपर वाले बीकर में आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया है और हाइड्रोजन वाले बीकर में आपने हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन डाल दिया। अब इस बीकर में आपके पास कॉपर पॉजिटिव आयंस हैं और इस बीकर में आपके पास हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस हैं, सल्फेट नेगेटिव आयंस हैं। ठीक है, अच्छा ये शी कैसे बनाया गया होगा, सवाल ये है। शी ऐसे बनाया जाता है कि हम एक मेटल का स्ट्रिप ले लेते हैं बेटा, जैसे हमने मेटल का स्ट्रिप लिया प्लैटिनम, ठीक है, और इस प्लैटिनम के ऊपर हम बहुत ही हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं। अब वो हाइड्रोजन गैस इस प्लैटिनम मेटल के जहां जहां एटम्स के बीच में गैप होता है वहां पर हाइड्रोजन, जैसे ये अगर ये फॉर एग्जांपल प्लैटिनम के एटम्स हैं तो इसमें बीच में जहां जहां गैप्स होंगे वहां पर हाइड्रोजन बिल्कुल ट्रैप हो जाएगी, फंस जाएगी। इस तरीके से हाइड्रोजन बिल्कुल बिल्कुल टाइटन अप हो जाएगी। सही है, हाइड्रोजन बिल्कुल जैम पैक, टाइटली पैक हो जाएगी। तो ये आपके पास हो जाएगा, हाइड्रोजन पैक होने पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाएगा। बेसिकली है सरफेस किसकी, प्लैटिनम की, लेकिन हाइड्रोजन के वहां पर हाइड्रोजन जब उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो गया है इतने वाफिर मिकदार में, तो फिर वो जो बिहेव करेगा वो एज हाइड्रोजन बिहेव करेगा, वो प्लैटिनम बिहेव नहीं करेगा। गॉट इट? क्लियर क्लियर बेटा मेरा पॉइंट? यस सर। जी सर। अच्छा जी, अब जब आपने सारा सेटअप अरेंज कर दिया, ये आपने वोल्ट मीटर लगा दिया, सारा सेटअप अरेंज करने के बाद ये वोल्ट मीटर लग गया। अब वोल्ट मीटर पर आपको दो जो है वो मतलब अब जब आपने सारा सेटअप अरेंज कर दिया, सॉल्ट ब्रिज लग गया। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन मैंने कल की क्लास में बताया नहीं था, मैं भूल गया था कल की क्लास में सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बताना। मैं अभी आप लोगों को सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, जब आपने पूरा सेटअप अरेंज किया तो सेटअप अरेंज करने के बाद क्या होगा, सेटअप अरेंज करने के बाद हाइड्रोजन के एटम, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड में यानी कि शी वाले इलेक्ट्रोड में जो हाइड्रोजन के एटम स्ट्रैप हुए हुए थे, ये हाइड्रोजन के एटम को ये पूरा सेटअप फोर्स करेगा कि वो आयन बन करके सॉल्यूशन में आ जाए। ठीक है, कि वो आयन बन करके सॉल्यूशन में आ जाए। हाइड्रोजन के एटम को ये फोर्स करेगा, कौन? ये इलेक्ट्रोड का जो पूरा सेटअप है आपके पास, ठीक, ये फोर्स करेगा कि वो आयन बन करके सॉल्यूशन में आ जाए। सही। अच्छा, आयन बन करके सॉल्यूशन में आने के लिए हाइड्रोजन का एटम जो यहां मौजूद है अभी, ये जब अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, तो ये अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयंस बनेगा, आयन बनेंगे, और ये दो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। अच्छा, ये हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस यहां सॉल्यूशन में आते चले जाएंगे। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट के जरिए ट्रेवल करके पहुंचेंगे कॉपर के इलेक्ट्रोड पर। मरियम माइक बंद करो। ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के जरिए ट्रेवल करके पहुंचेंगे कॉपर पर। अब कॉपर क्या करेगा, कॉपर का आई इलेक्ट्रोड जो है, मतलब कॉपर का जो आयन सॉल्यूशन में यहाँ पे मौजूद है, तो कॉपर का ये आयन मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड, और ये कैथोड पर जाकर, ठीक है, ये कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कॉपर न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा, जब ये आयन था तो लिक्विड स्टेट में था, और जब ये न्यूट्रल हो गया तो ये सॉलिड स्टेट में हो गया।
ठीक है। अच्छा, अब कंपैरिजन करें कल के जिंक वाले प्रोसेस और आज के कॉपर वाले प्रोसेस में, तो मैं कंपैरिजन यहां पे लिख देता हूं। वहां पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, उधर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया था, इधर कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.76 आया था, यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर हमें शो कर रहा है वो कितना आ रहा है, 0.34। अच्छा, अब एक सीधी सी बात है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, तो ये जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया ये किसका आया, ये दरअसल कॉपर का आ गया। अच्छा, ये कैसे आया, ये पॉजिटिव आया। अच्छा, अब एक बात और, अब ये कॉपर का कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, कोई मुझे बता सकता है? सर ऑक्सीडेशन है। ये ऑक्सीडेशन नहीं बेटा, ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है, ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है, बिकॉज कॉपर इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना इधर, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट्स। अगर मैं बोलूं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका होगा -0.34 वोल्ट्स। अच्छा, एक बात बताओ, कल जो जिंक वाला प्रोसेस किया था उसमें 0.76 आई थी उसकी वैल्यू, ये उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था या रिडक्शन पोटेंशियल था जिंक का? ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, वो ऑक्सीडेशन था, बिकॉज जिंक वहां पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, और वही इलेक्ट्रॉन, और अगर इसी को ही हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे जिंक की, तो दैट इज -0.76। अच्छा, अब एक बात बताओ, जो मैंने कल तुम लोगों को आखिर में एक बात बताई थी, मैंने कल आखिर में एक जुमला कहा था कि अगर ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, अगर तो ये पॉजिटिव है, अगर ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन होना आसान है, और अगर रिडक्शन में पॉजिटिव है तो रिडक्शन होना आसान है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बात बताई थी, उस हिसाब से कॉपर का कंपैरेटिव टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है या लूज करना? लूज करना। गेन करना। गेन करना Gain बेटा, करना। क्योंकि ये पोटेंशियल जो पॉजिटिव आ रहा है ये रिडक्शन पोटेंशियल है, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई ये वाली बात? यस सर। यस सर। जी सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये बता दें। अरे हाँ, फिर भूल गया। देखो देखो, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है यहाँ पर ना। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट का, ठीक है। अब हमने कॉपर सल्फेट के 100 मॉलिक्यूल्स लिए, जब पॉजिटिव आइंस बने तो वो भी 100 बने, और जब नेगेटिव आइंस बने तो वो भी 100 बने। इसी तरीके से हमने 100 ही मॉलिक्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड के भी लिए, जब पॉजिटिव आइंस बने तो वो भी 100 बने, और जब नेगेटिव आइंस बने तो वो भी 100 बने, ठीक है। अच्छा, जैसे ही प्रोसेस कंटिन्यू हुआ तो कंटिन्यूएशन में क्या हुआ कि हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड पर, यहां मतलब इस वाले बीकर में, इलेक्ट्रोड से एक एटम आयन बनकर के सॉल्यूशन में आया, और कौन सा आयन बनकर आया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आयन की तादाद कितनी हो गई, 101 हो गई, नेगेटिव आयन की तादाद वही है। अच्छा, कॉपर की तरफ आए तो सॉल्यूशन से एक पॉजिटिव आयन निकलकर बीकर की तरफ गया था, और इलेक्ट्रोड की तरफ, और वहां जाके न्यूट्रल होकर वहीं जम गया था। तो यहां पर पॉजिटिव आयन की तादाद 100 से कम होकर कितनी रह गई, 99। ये जो पूरा प्रोसेस काम करता है ना बेटा, ये काम करता है इक्विलिब्रियम पर, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की तादाद दोनों साइड्स पर इक्वल होनी चाहिए। अगर तादाद इक्वल नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स की, ठीक है, तो आपका जो मतलब ये फंक्शन है, फंक्शन नहीं करेगा सही से, मतलब ये काम ही नहीं करेगा, करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो सॉल्ट ब्रिज हम बेसिकली किसी एक ऐसे सब्सटेंस का बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे KCl का बना दिया। अब इस वाले बीकर में नेगेटिव आयन की कमी हुई है, और इस वाले बीकर में पॉजिटिव आयन की कमी हुई है, तो KCl में K पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। इधर कमी हुई नेगेटिव आयन की, सही है, तो जैसे यहाँ पे कमी हुई वो यहां पर से एक नेगेटिव आयन यानी कि क्लोरीन नेगेटिव आयन बीकर में छोड़ देगा। जैसे यहां पर कमी हुई पॉजिटिव आयन की, तो वो यहां पर एक पॉजिटिव आयन छोड़ देगा, यानी कि K पॉजिटिव आयन। समझ गए?
सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन ये होता है, एक तो ये फंक्शन होता है न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, ठीक है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा ये, और दूसरा दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्टेड रखेगा, क्योंकि बिना कनेक्शन मतलब दोनों का अगर आपस में लिंक नहीं होगा तब भी करंट पास थोड़ी हो सकेगा, सर्किट में गैप आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में गैप भी तो नहीं आना चाहिए ना बेटा। समझ गए? यस सर। कोई सवाल, जी कोई सर। कंफ्यूजन? आई गेस नहीं। नो सर। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है आपके सामने, ये रही। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं, पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस पर डिपेंड करती है। अब यहां पर ना मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की इस टेबल की वैल्यू से हमें पता चलती हैं बातें, ठीक है। आप चाहो तो इसका एक मरतबा स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक मरतबा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको खुद पढ़कर खुद करने की, खुद समझने की कोशिश करना। मैं तुम्हें अभी सिर्फ इतना बताऊंगा कि कैसे समझोगे। स्क्रीनशॉट लो इसका। जी सर, ले लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर। अच्छा, अब ये सीरीज हमें क्या बता रहा है, देखो इस सीरीज में जो आपके पास सेंटर पॉइंट है वो है हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन के ऊपर कुछ एलिमेंट्स हैं और हाइड्रोजन के नीचे कुछ एलिमेंट्स हैं। देखो जो हाइड्रोजन के ऊपर एलिमेंट्स होते हैं दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, और जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम क्या होता है? दूसरों को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइज होना। अच्छा, अब यहां पर जितनी भी बात हो रही है ना, वो सारी बात इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का तस्करा नहीं है यहाँ पर। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जितनी भी बात होगी वो इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की सूरत में बात होगी, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कहीं भी अमल दखल हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का नहीं है। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका मतलब दूसरे को रिड्यूस करना। अच्छा, दूसरे को रिड्यूस करने का क्या मतलब है? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करवाना। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, तभी तो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? दूसरे को ऑक्सीडाइज कराना, यानी दूसरे में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब दूसरे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवा रहा है तो खुद इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, खुद रिड्यूस हो रहा होगा। समझ गए ये वाली बात? यस सर। यानी कि जी सर। हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? डोनेटर होंगे या एब्जॉर्बर होंगे? डोनेटर। डोनेटर होंगे। और हाइड्रोजन के नीचे वाले एब्जॉर्बर गेनर। होंगे, गेनर होंगे या एब्जॉर्बर एब्जॉर्बर। होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब उस हिसाब से जब आप दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस बना लिया आपने, फॉर एग्जांपल, बहुत आसान कर दिया है, बहुत आसान हो गया। अब आपने एक इलेक्ट्रोड लगाया हाइड्रोजन का और दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया है आपने एल्यूमिनियम का। अब बताओ कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन लूज करेगा? हाइड्रोजन गेन करेगा। हाइड्रोजन गेन करेगा और एल्यूमिनियम एल्युमिनियम लॉस लॉस करेगा। करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, बहुत आसान सी बात है। जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा ना, वो हमेशा लॉस करेगा, और जो नीचे होगा वो गेन करेगा। समझ गए बात? जी सर। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रोड मैंने बनाया है फॉर एग्जांपल जिंक का, और दूसरा इलेक्ट्रोड मैंने बनाया है आयरन का। अब बताओ कौन गेन करेगा, कौन लूज करेगा? जिंक लूज। जिंक लूज करेगा, हाइड्रोजन गेन करेगा। चलो ठीक, आयरन गेन करेगा। लेकिन एक बात है, अगर गौर करो तो जिंक और आयरन दोनों ही ऊपर है, तो फिर आपने कैसे जज किया? सर एक आयरन नीचे भी तो है। इस वाले को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब बताओ। नहीं ना, तो एक ऊपर है एक नीचे। बिल्कुल ऊपर और नीचे से ही जज होगा। जो ऊपर होगा
वो हमेशा लॉस करेगा, गेन, अच्छा लॉस करेगा। ठीक है, और जो नीचे होगा वो हमेशा गेन कर रहा होगा, सिंपल इनफ, ठीक है। लेकिन अच्छा, सर अभी तो आप बोले थे ऊपर वाला गेन करेगा नीचे वाला लूज करेगा। है ऐसा कब बोला मैंने? हाइड्रोजन के, ऐसा मैंने नहीं, कहा हाइड्रोजन के ऊपर जो होगा वो लूज करेगा, हाइड्रोजन से नीचे जो होगा वो गेन कर रहा होगा। सीरीज के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए ना, तो जो ऊपर होगा वो लॉस करेगा, जो नीचे होगा वो गेन करेगा। अच्छा इन दोनों के दरमियान क्या कौन गेन करेगा कौन लॉस करेगा सर, वापस बताएगा? किस किस में? ये जिंक और आयरन में। ऊपर कौन है? ऊपर जिंक है। जिंक ऊपर है तो वो लूज करेगा, सही और जो नीचे है वो गेन करेगा। सही है सर। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब एक और हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड मैंने बनाया है सिल्वर का, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोड मैंने बनाया है ब्रोमीन का। अब बताओ कौन गेन करेगा कौन लूज करेगा? एजी सर लूज करेगा आई थिंक, और ब्रोमीन गेन करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ब्रोमीन विल गेन एंड एजी विल लूज। जो ऊपर होगा वो लूज करेगा, जो नीचे होगा वो गेन करेगा। अच्छा, जितना ज्यादा ऊपर रहोगे उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जितना नीचे रहोगे उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सही है। अच्छा, यस सर। जितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और जितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। समझ गए भाई? जी यस सर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पॉइंट्स थे। अच्छा, इसमें ना आप रिडक्शन पोटेंशियल से भी आइडिया कर सकते हो। देखो, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल और पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है? यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट है, और पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है। मतलब देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 सूरतों में बात करते हैं। अब इनमें से जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है वो आसान होता है, और जिसकी वैल्यू नेगेटिव होती है वो मुश्किल होता है। समझ गए नहीं वाली बात? अब अगर किसी एलिमेंट Yes, की sir. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, गेन करना मुश्किल है। अगर किसी एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, लूज करने की सलाहियत ज्यादा है और गेन करने की कम है। समझ गए बात? जी सर। तो इसी के साथ आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पूरा पूरा समझा दिया है। अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। कोई सवाल बेटा? नहीं सर।